हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का सेशन बहुत ही शानदार ज़बरदस्त रहेगा क्योंकि आज अपन बात करेंगे भाई एग्रीकल्चर सब्जेक्ट के बारे में, जिसमें एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री के बारे में अपनी क्लास रहने वाली। आज संपूर्ण एग्रीकल्चर कवर करने वाले हैं, तो तमाम एग्रीकल्चर को देखना चाहो वो इस क्लास में जुड़ सकते हैं। तमाम साथियों का स्वागत, वो कहते हैं दिल खोल के स्वागत है भाई इस क्लास में। तो आप जैसे कि सीयूटी की तैयारी कर रहे हो या जेट की तैयारी कर रहे हो, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, एओ, डबल एओ और भी तमाम जो एग्रीकल्चर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये क्लास भाई बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त रहेगी। प्रतिदिन आपकी क्लास बहुत ही ज़बरदस्त लगा रहे हैं। और सीयूटी और जेट के लिए अपना स्पेशल बैच भी 1 अप्रैल से लगने वाला है, वो भी तमाम साथी अपने साथ जुड़े और बहुत ही शानदार अच्छी तैयारी प्रकार से करें। इसलिए आपको 1 अप्रैल से रेगुलर जुड़ना है। सीयूटी और जेट की कॉमन क्लास रखेंगे, जिसमें आपको एग्रीकल्चर, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री तीनों सब्जेक्ट एक ही क्लास में मिल जाएगी और बहुत ही शानदार अच्छे से आपका अच्छा खासा रिवीजन करवाएंगे और एग्जाम तक आपको अच्छे प्रकार से तैयारी करवाएंगे। सीयूटी और जेट की मैंने अभी 2-3 दिन से क्लासें नहीं ले रहे हैं क्योंकि बीच में क्लासें मतलब पशुधन सहायक के लिए, एलएसए के लिए भाई तैयारी करवा रहे थे। और अब जाके 1 अप्रैल से आपका अच्छे प्रकार से बहुत ही शानदार नए क्वेश्चनों के अकॉर्डिंग, नए पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग आपकी क्लास रहेगी। और एग्रीकल्चर, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री एक ही कॉमन क्लास रहेगी और बहुत ही शानदार जबरदस्त क्लास रखेंगे और बहुत ही अच्छी मैराथन लाएंगे। रेगुलर एक क्लास रखेंगे और उसमें आपका सारा रिवीजन अच्छे खासा हो जाएगा। तो तमाम साथी 1 अप्रैल से जुड़ना ना भूले। अब अपन आज की क्लास में एग्रीकल्चर को कर लेते हैं कंप्लीट, जिसमें एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री जुड़ी हुई है और इस क्लास के अकॉर्डिंग। तो तमाम बच्चे एक बार इस चैनल पर आए तो इस चैनल को लाइक कर दो, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं इसको लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। फिर अपन आगे बढ़ते हैं और अपने साथियों के साथ शेयर भी कर लो। एक बार शेयर करके आ जाओ, तमाम साथी एक बार शेयर करके आ जाओ। फिर क्लास अपनी बहुत ही धांसू रहने वाली है। एंड तक आपको बहुत ही खास तैयारी के साथ, बहुत ही जबरदस्त तैयारी के साथ अपन शुरुआत करेंगे पहले क्वेश्चन की ओर। इससे पहले आप तमाम साथियों के साथ शेयर करके आ जाओ। जिसने भी लाइक नहीं किया एक बार लाइक कर दो, क्लास को लाइक कर दो। फिर अपन आगे बढ़ते हैं भाई। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बहुत ही शानदार जबरदस्त। एग्रोनॉमी शब्द किस भाषा से बना है भाई? एग्रोनॉमी शब्द किस भाषा से बना है, इसके बारे में बताओ भाई। एग्रोनॉमी, इसके बारे में आपको एक ट्रिक भी अच्छे खासे बताऊंगा मैं। आज थोड़ी अपन थ्योरी भी साथ में क्लियर करेंगे ताकि आपका अच्छे से भाई एग्रीकल्चर का पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाए भाई। आज बहुत ही दासूस क्लास रहेगी, इसलिए तमाम साथी क्लास को एंड तक जरूर देखना और बहुत ही शानदार एग्रीकल्चर की तैयारी करने वाले तमाम साथी इस क्लास को देख सकते हैं भाई। आज की क्लास बहुत ही खास है भाई, आप सभी के लिए बहुत ही खास रहने वाली भाई। तो पहले का आंसर क्या होगा भाई? ग्रीक होगा, क्योंकि जिसके पीछे नोमी या लॉजी शब्द आए तो वो क्या, ये हो गया नोमी या लॉजी। जिसके पीछे लॉजी भी आए या नोमी आए तो वो कौन सी भाषा का शब्द होगा? हमेशा ध्यान रखना, वो ग्रीक भाषा का शब्द होगा। और लैटिन भाषा कब होगी? जिसके पीछे कल्चर शब्द आए। क्या शब्द आए? कल्चर शब्द जिसके पीछे आ रहा है। एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ये तमाम क्या हो जाएगी? लैटिन भाषा के शब्द होंगे भाई। तमाम साथी ध्यानपूर्वक देख लेना, ये ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगी। अपन भाई बता देते हैं कि नोमी या लॉजी आ जाए तो आपको ग्रीक करना है और जिसके पीछे कल्चर आ जाए तो आपको लैटिन करना है। जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, ये तमाम शब्द किस भाषा के होंगे? लैटिन भाषा के होंगे, लैटिन भाषा के शब्द हो जाएंगे। आज की क्लास अपन बहुत ही आराम से और बहुत ही शांतिपूर्ण, बहुत ही जबरदस्त क्लास लेंगे। इसलिए आराम से अपने दिमाग को, ठंडे दिमाग से आराम से रुक के क्लास को आराम से देख लेना पूरे बच्चे, क्योंकि इस क्लास में आपको अच्छे प्रकार से प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। और पूरी क्लास को देखोगे तब आपको पता लगेगा कि सर ने कितनी हमारे लिए मेहनत करवा रहे हैं, कितने अच्छे प्रकार से प्रश्न ला रहे हैं। तो आपको रेगुलर जुड़ना होगा, तब जाके कहीं ना कहीं आपका एग्जाम के अंदर नाम होगा। और एग्जाम के अंदर जैसे कि आप यूनिवर्सिटी के लिए कर रहे हो तैयारी, तो वही आपको यूनिवर्सिटी अच्छी खासी मिल जाएगी। इसलिए आपको प्रत्येक दिन जुड़ना है अपने साथ। तो दूसरा सवाल क्या कह रहा है अब आपकी स्क्रीन पर? अच्छा खासा सवाल क्या कह रहा है भाई? प्रश्न क्या कह रहा है? पहले तो प्रश्न को आराम से देख लेते हैं भाई। स्क्रीन कहाँ इधर उधर हो रही है, बच्चे परेशान हो रहे हैं, स्क्रीन और उधर उधर हो रही है। तो आधार बीज का स्रोत क्या है भाई? आधार बीज का स्रोत क्या है? जल्दी से देख के बताओ। तमाम बच्चे जल्दी से देख के राइट आंसर को टिक मारो। आधार बीज का आधार जो बीज रहता है उसका स्रोत क्या है भाई? केंद्रक बीज, प्रजनक बीज, प्रमाणित बीज या पंजीकृत बीज? तो क्या राइट होगा? प्रजनक बीज होता है। ये अलग अलग प्रकार के बीज रहते हैं जो किसान खेतों के अंदर प्रयोग में लेते हैं, वो प्रमाणित बीज रहते हैं जिसके अंदर बहुत सबसे ज़्यादा आनुवंशिक शुद्धता वगैरह पाई जाती है। भौतिक शुद्धता और आनुवंशिक शुद्धता अच्छे प्रकार से पाई जाती है प्रमाणित बीजों के अंदर, जिसका टैग का रंग होता है भाई नीला। और आधार बीज के अंदर टैग का रंग कैसा होता है? सफ़ेद होता है।
सफ़ेद होता है भाई, ध्यान में रखेंगे। बहुत ही शानदार। आधार बीज किसका स्रोत है? पर्जन्यक बीज का स्रोत है। बी को ही राइट कर दो, तमाम बच्चे बी को राइट कर दो। बहुत ही अच्छा सवाल है। जिसको भी ये प्रश्न नए लग रहे हैं वो एक बार, दो बार, तीन बार आप जब जब रिवीजन करोगे आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ जाएंगे और फिर आपको बहुत ही ज़बरदस्त क्लास के अंदर मज़ा आना लग जाएगा कि सर तो बहुत ही अच्छे सवाल करवा रहे हैं। तो मतलब आपने नहीं पढ़ रखा है ना तो कोई परेशान नहीं होंगे, क्योंकि ये क्लास आपको पहली बार देखने को मिल रही इसलिए आप परेशान हो रहे हो। आपको बार बार देख लोगे तभी आपको सरल हो जाएंगे। एग्रीकल्चर शब्द किस भाषा का है? अभी मैंने आपको डिटेल में बताया था। जिसके पीछे कल्चर आए वो कौन सी भाषा का होगा और जिसके पीछे नॉमी या लॉजी आए वो किस भाषा का होगा, मैंने अभी आपको बताया भाई। तमाम बच्चे राइट आंसर को टिक मारो भाई। एग्रीकल्चर शब्द किस भाषा से लिया गया भाई? तो लैटिन ही होगा। अभी तो करके आए भाई, लैटिन ही होगा भाई। ऑप्शन नंबर बी को ही राइट करेंगे, तमाम बच्चे बी को राइट करेंगे, गलत नहीं बताएंगे। ये ग्रीक तो भाई नोमी और लॉजी आ जाए, जिसके पीछे एग्रोनॉमी ये ऐसे शब्द आए जिसके पीछे ग्रीक हो जाएगा, ग्रीक शब्द हो जाएगा। अच्छा खासा सवाल ये भी आपकी स्क्रीन पर। क्या बताया जा रहा है कि चावल की खेती गोबर गैस संयंत्र में कौन सी गैस निकाली जाती है? चावल के खेत या धान के खेत रहते हैं उसके अंदर गोबर गैस से संयंत्र द्वारा कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है क्या? मीथेन निकलती है? ऑक्सीजन या नाइट्रोजन? कौन सी होगी भाई? तमाम बच्चे राइट आंसर बताओ, गलत कोई नहीं बताएगा भाई। मीथेन होगी भाई, मीथेन होगी। CS4 मीथेन, CS4 मीथेन होगा जो चावल के खेत में गोबर गैस के संयंत्र के रूप में गैस निकलती है भाई। अच्छा खासा सवाल था। चावल को ओराइजा सेटाइवा इसका बॉटनिकल नाम रहता है भाई, ओराइजा सेटाइवा वानस्पतिक नाम। यह भी बहुत ही शानदार सवाल आपकी स्क्रीन पर। बताओ इसका भी राइट आंसर बताओ। रेटूनिंग किस फसल से संबंधित है भाई? रेटूनिंग की क्रिया रहती है वो किस फसल से संबंधित है? जल्दी से देख के बताओ। तंबाकू होगा, मूंगफली होगा, गन्ना होगा या कपास होगा? जल्दी से देख के राइट आंसर को टिक मारो। राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? रेटूनिंग की क्रिया तो किसके अंदर होगी? गन्ने के अंदर होगी। गन्ने के जो खेत रहते हैं उसमें की जाती है भाई रेटूनिंग की क्रिया। सेकेरम ऑपिसिनेनम इसका बॉटनिकल नाम रहता है। आपको वैज्ञानिक नाम सभी फसलें रहती है उसके सब्जियों के अकॉर्डिंग, फलों के अकॉर्डिंग या जितने भी फसलों के अकॉर्डिंग सारों के वैज्ञानिक नाम एक बार रट लेना, उनके कुल रट देना और उनका सामान्य परिचय रट लेना। ये मैं आज भी कह रहा हूँ जो जेट की तैयारी कर रहे हैं या CUT की तैयारी कर रहे हैं, CUET, ठीक है, कोई भी तैयारी करे, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर हो गया, तमाम सवाल आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं। ये यदि एक तो वानस्पतिक नाम, एक उनका कुल, एक कहाँ के उत्पत्ति मतलब कितने गुणसूत्र रहते हैं, वो ऐसी जानकारी आपको ध्यान में रख लें। जो नॉर्मल सवाल बनता है और ऊपर से सवाल बनता है, आपको डिटेल में पढ़ने से पहले आपको ये जानकारी एक बार जान लेना। सभी फसलों के बारे में, फलों के बारे में, सब्जियों के बारे में सभी जान लेना, एक बार सारों को याद कर लेना आराम से, ठीक है। तो ये आपका प्रश्न पक्का हो जाएगा भाई। एक या दो प्रश्न आएंगे ये पक्के हो जाएंगे भाई। आज भी कह रहा हूं मैं कि सूरजमुखी के बीज में तेल की कितनी प्रतिशत मात्रा होती है भाई? सूरजमुखी है जिसके तेल में बीजों के अंदर कितना % तेल पाया जाता है भाई? क्या 40 से 45% पाया जाता है? 40 से 50%, 35 से 40% या 30 से 35%? कितना होगा? तमाम बच्चे ऑप्शन को राइट आंसर टिक मारो और कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताओ। मेरे को कमेंट भी साथ साथ में करना है ताकि मेरे को पता लगे कि कौन कौन राइट बता रहा है भाई, कौन कौन राइट बता रहा है, मेरे को पता लगना चाहिए भाई। तमाम बच्चे कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताएंगे भाई। तो 6 का क्या राइट आंसर होगा? 35 से 40, यही राइट होगा भाई। 35 से 40% सूरजमुखी के तेलों के अंदर तेल की मात्रा रहती है। जो बीज रहते हैं उनके अकॉर्डिंग तेल की मात्रा इतनी रहती है भाई। ऑयल पाया जाता है, ऑयल इतना ऑयल रहता है भाई, ठीक है, ऑयल की मात्रा। बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत ही जबरदस्त सवाल। अब 7वें सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। 7वां सवाल आपकी स्क्रीन पर। बहुत ही अच्छा खासा सवाल भाई कि राजस्थान में औसतन वार्षिक वर्षा का कुल औसतन वार्षिक वर्षा कितने सेमी में रहती है? आपको सेंटीमीटर में बता देना भाई। यह तो सवाल बहुत बार आया हुआ है। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर हो गया और भी राजस्थान की तमाम भर्तियाँ रहती है उसके अकॉर्डिंग भी, और CUT की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये खास रहता है भाई। वर्षा से संबंधित सामान्य जनरल बेसिक एग्रीकल्चर रहती है उसके अकॉर्डिंग पूछ लेते हैं भाई राजस्थान में औसतन वार्षिक वर्षा का कुल कितने सेंटीमीटर में हो रही है? तो 575 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट को ही राइट करेंगे, 575, यही राइट होगा भाई, 575, ठीक है, फर्स्ट ही इसका राइट होगा। बहुत ही अच्छा सवाल। अगला सवाल क्या कह रहा है? यह भी बहुत ही अच्छा सवाल
क्या बताया जा रहा है कि राजस्थान में किस जिले में औसतन वार्षिक वर्षा से अधिक हो रही है, मतलब राजस्थान में किस जिले में सबसे ज़्यादा औसतन वार्षिक वर्षा से भी अधिक रह रही है भाई। राजस्थान के अंदर औसतन वार्षिक वर्षा से भी अधिक किसके अंदर रह रही है भाई, सबसे ज़्यादा वर्षा औसत से भी अधिक है, ऐसा कौन सा जिला है, देख के बताओ, ध्यानपूर्वक देख लो। जोधपुर, जयपुर, जालौर या बांसवाड़ा। तो बांसवाड़ा जिला, जहाँ बहुत ही घने प्रकार के वन वगैरह सबसे ज़्यादा हैं, जहाँ घिरा हुआ जो वनों से क्षेत्र है, और वहीं सबसे ज़्यादा अपने बांसवाड़ा जिले के अंदर सबसे ज़्यादा राजस्थान में औसत वर्षा से भी अधिक वर्षा देखने को मिल जाएगी बांसवाड़ा जिला। ऑप्शन नंबर डी को राइट करेंगे, तमाम बच्चे गलत नहीं बताएंगे, डी को ही राइट कर देंगे। अच्छा खासा सवाल था, गलत कोई नहीं बताएगा भाई। तमाम बच्चे जो CUT और JET की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं और आपको एग्जाम तक बहुत ही अच्छे खासे से तैयारी करवाई जाएगी। इसलिए JET और CUT वाले तमाम बच्चे आज ध्यानपूर्वक देख लेना। आपको JET एग्जाम होगा तब तक, या CUT के एग्जाम चल रहे हैं तब तक, आपको एग्रीकल्चर, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री की क्लास रहेगी, वो आपको प्रत्येक दिन हमारी YouTube चैनल से देखने को मिल जाएगी। इसलिए सभी सब्जेक्ट आपको एक ही क्लास में देखने को मिलेंगे, वो भी बहुत ही बेहतरीन सवालों के साथ आपके साथ डिस्कस करेंगे। इसलिए आप प्रत्येक दिन हमारे साथ जुड़े और बहुत ही शानदार, अपने साथियों को भी जरूर बताएं। अपने चैनल के बाद बिल्कुल फ्री में सर पढ़ा रहे हैं, तो आप जुड़ा करो और आराम से पढ़ा करो, अपने साथियों को बताओ ताकि आपको आराम से पढ़ सको और अच्छे प्रकार से। जब ज़्यादा बच्चे होंगे तब अपन को और मोटिवेट होगा कि भाई बच्चों को पढ़ाना है, कितने बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए, इस प्रकार से आपको और ज़्यादा मेहनत करवा सके। इसलिए बच्चों को भी जोड़ना है साथ साथ में। कि वायु में गति को मापने के लिए कौन से मतलब जो उपकरण रहता है उसका प्रयोग करते हैं भाई। वायु की गति को मापने के लिए, नापने के लिए कौन से उपकरण को प्रयोग में लेंगे भाई, जल्दी से देख के राइट आंसर को टिक मारो। 90 का राइट आंसर बताओ। एनीमोमीटर, कौन सा होगा, एनीमोमीटर हो जाएगा भाई, एनीमोमीटर हो जाएगा। डी को राइट कर दो, तमाम बच्चे डी को राइट कर दो। बहुत ही अच्छा सवाल। अब 10वें का राइट आंसर बताओ। यह भी बहुत ही अच्छा सवाल भाई। राजस्थान में JET एग्जाम में 2 या 3 बार आ चुका ये कि राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला कौन सा, जहाँ सिंचित जिला है, जो सबसे ज़्यादा मतलब अन्न वगैरह या सबसे ज़्यादा फल वगैरह जो भी कह दें, सबसे सिंचित जिला कौन सा जिला माना जाएगा। सिरोही, श्रीगंगानगर, झालावाड़ या अलवर। तो श्रीगंगानगर या गंगानगर यही राइट होगा भाई। बी को ही राइट कर देंगे, बी इसका राइट होगा, जो राजस्थान में सबसे सिंचित जिला है भाई, राजस्थान का सबसे सिंचित जिला। अच्छा सवाल भाई, बहुत ही शानदार सवाल। अब अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, आपकी स्क्रीन पर बहुत ही जबरदस्त सवाल। 11th का राइट आंसर बताओ कि गेहूं की प्रथम सिंचाई कितने दिनों के अंदर की जानी चाहिए। गेहूं में प्रथम सिंचाई कितने दिनों के अंदर करनी चाहिए, 14 दिन, 30 दिन, 21 दिन या 25 दिन। जल्दी से देख के राइट आंसर को टिक मार लो। तमाम बच्चे राइट आंसर बताएंगे। कमेंट सेक्शन के माध्यम से आंसर को भी फिलअप करो ताकि मेरे को पता लगे कि कौन कौन आंसर सही बता रहा है भाई। 11th का राइट ऑप्शन क्या होगा कि 21 दिन। 21 दिन में होती है गेहूं की प्रथम सिंचाई, जो 21 दिन के अंदर कर देनी चाहिए भाई, गेहूं की प्रथम सिंचाई भाई। बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत ही धांसू सवाल था भाई। अब 12वें का राइट आंसर बताओ कि निम्न में से कौन सा पृष्ठीय सिंचाई विधि है भाई। क्या प्रवाह विधि है, क्यारी विधि है, क्या थाला विधि है या उपयोग सभी है। कौन सी पृष्ठीय सिंचाई विधि है भाई, जल्दी से देख के राइट आंसर को टिक मारो। तमाम बच्चे राइट आंसर बताएंगे, गलत कोई नहीं बताएगा भाई। राइट आंसर हो जाएगा उपयोग सभी। ये सभी विधियां हैं जो पृष्ठीय सिंचाई विधि के अंदर काम में ली जाती है भाई। तो उपरोक्त सभी को राइट बताते हैं और डी को राइट बता देते हैं भाई। डी इसका राइट हो जाएगा भाई। अब देखो अगले सवाल की ओर आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, आपकी स्क्रीन पर बहुत ही शानदार जबरदस्त धांसू सवाल आ गया भाई कि राजस्थान में, अरे राजस्थान क्या, ये तो क्वेश्चन है भाई 13वां, कि जैविक खेती का उपयोग किया जाता है भाई। जैविक खेती का उपयोग किसके अंदर किया जाता है, जैविक खेती में किसका उपयोग किया जाता है। जीवाश्म खाद, रासायनिक खाद, शाकनाशी या कीटनाशी। आराम से बता दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बता दो। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट को राइट कर दूं क्या, जैविक खेती मतलब जीवांश खाद। जीवांश खाद यही हो जाएगी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही राइट होगा भाई, फर्स्ट ही राइट होगा भाई। अच्छा सवाल था भाई, बहुत ही शानदार जबरदस्त सवाल था। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा भाई, यह भी बहुत ही खास सवाल कि गोबर की खाद में कितने % नाइट्रोजन की मात्रा रहती है। नाइट्रोजन की मात्रा, नाइट्रोजन की कितनी % मात्रा रहेगी गोबर के खाद में,
जल्दी से देख के राइट आंसर को टिक मार लो। तमाम बच्चे राइट आंसर का सौदे का राइट आंसर बताओ भाई। तो 0.5% या 0.50% के आसपास नाइट्रोजन की मात्रा रहती है। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम NPK की मात्रा कितनी कितनी रहती है मेरे को बता दो। क्या आपको आ रहा है, क्या नहीं आ रहा? चलो मैं बता देता हूं। तो 0.5% रहती है नाइट्रोजन की मात्रा, 0.25% रहती है फास्फोरस की मात्रा और 0.5% रहती है वापस पोटेशियम की मात्रा। ये रहेगी भाई NPK, जो गोबर की खाद में अलग अलग परसेंट रहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना। इसका क्वेश्चन बहुत बार आ जा चुका। नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम, इनके सवाल बार बार एग्जाम में आते हैं, इसलिए आपको ध्यान में रख लेना भाई। अच्छा खासा सवाल बनता है। स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हो, आपको आराम से स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हो, वीडियो को थोड़ा बैक करके स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हो। और आपको फ्री में भाई नोट्स से लेने हैं, फ्री में पढ़ना है और फ्री में भाई क्विज भी देनी है। रेगुलर प्रश्नों को भी अच्छे प्रकार से हल करना है कि भाई अपन जैसे कि मॉक टेस्ट वगैरह देना है। तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जिस पर आपको क्या दे रहे भाई, टेलीग्राम चैनल है, उस पर आपको रेगुलर मिलेगा। क्या मिलेगा? क्विज मिल जाएगी और भी नोट्स मिल जाएंगे, PDF मिल जाएगी और भी संपूर्ण जो एग्जाम के रिलेटेड आपको जानकारी रहेगी वो भी आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा देंगे। इसी वीडियो के नीचे आप डिस्क्रिप्शन में जा लेना और फिर आपको टेलीग्राम पर जाना है और वहाँ जाके उड़ान एग्रीकल्चर क्लासेज के नाम से टेलीग्राम बन रखा है, उस पर जुड़ जाना है और फिर आपको रेगुलर क्या बहुत शानदार जानकारी मिलेगी, बहुत ही अच्छा कंटेंट मिलेगा। आप टेलीग्राम पर जुड़ के एक बार देखना क्या कंटेंट में बहुत ही शानदार मजा आएगा कि हकीकत में टेलीग्राम से आपको कितना पढ़ने को मिल रहा है, ये आप टेलीग्राम पर खुद जाके देखना। मेरे को इतनी कहने की आवश्यकता नहीं है, इतना आप टेलीग्राम पर जाके देखना, आपको बहुत सारी जानकारी उपलब्ध करवाई जा रही है वहाँ। आप खुद टेलीग्राम पर जाके देख लेना, ठीक है तमाम बच्चे। अब 15वें का राइट आंसर बताओ मेरे को। 15वें का राइट आंसर बताओ कि एजोला का उपयोग किस फसल में किया जाता है भाई। एजोला का उपयोग किस फसल में किया जाता है? बहुत ही अच्छा सवाल है भाई। क्या राइट होगा भाई? तो एजोला का उपयोग धान में किया जाता है, चावल या धान में किया जाता है एजोला का उपयोग। बहुत ही अच्छा सवाल भाई, बहुत ही शानदार सवाल। अब अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते। अगला सवाल क्या कह रहा है भाई? यह भी बहुत ही खास सवाल आपकी स्क्रीन पर कि किस फल में सबसे ज़्यादा विटामिन C की मात्रा पाई जाती है? कौन से फ्रूट्स के अंदर विटामिन C सबसे ज़्यादा रहता है भाई? विटामिन C की सबसे ज़्यादा मात्रा पाई जाएगी। क्या आम के अंदर, नींबू के अंदर, पपीते के अंदर या आंवले के अंदर? जल्दी से देख के राइट आंसर को टिक मारो। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर होगा आंवला। आंवला ही राइट होगा भाई। आंवले के अंदर सबसे ज़्यादा विटामिन C की मात्रा रहती है भाई। आम के अंदर वैसे बता दूं तो विटामिन A रह जाता है, आम के अंदर सबसे ज़्यादा विटामिन A मिल जाता है भाई, ये भी ध्यान में रखेंगे। नींबू वर्गीय फल है, इसमें विटामिन C रहता है लेकिन आंवले से थोड़ा कम रहता है और पपीते के अंदर विटामिन A की मात्रा रहती है। ये तमाम फलों के आपको ध्यान में रखना है किस में सबसे ज़्यादा विटामिन रहता है। क्या और भी चीज़ें रहती है जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वगैरह सारी चीज़ें अलग अलग रहती है, जिसमें फैट भी रहता है, जैसे कि अखरोट वगैरह रहते हैं, उसके अंदर सबसे ज़्यादा वसा की मात्रा भी पाई जाती है। तो तमाम चीज़ें ये ध्यान में रखना। बेसिक क्वेश्चन बनेगा, आपके ज़्यादा हार्ड नहीं पूछे जाएंगे, नॉर्मल सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन आपको जानकारी संपूर्ण रखनी पड़ेगी। एग्जाम तक धीरे धीरे पढ़ोगे तो एग्जाम तक आपको सभी चीज़ें समझ में आ जाएगी कि निम्न में से कौन सी फल वाली सब्जी है भाई। ऐसी कौन सी सब्जी है जो फल वाली है? आपको देख के पता लग जाएगा कि ऐसी कौन सी सब्जी है जो फल वाली है। आलू, प्याज, भिंडी या फूल गोभी? जल्दी से देख के राइट आंसर को टिक मारो। राइट आंसर क्या होगा भाई? राइट आंसर क्या बैठ रहा है? जल्दी से देख के राइट आंसर को टिक मारो। तो क्या होगी? भिंडी होगी। भिंडी को राइट कर देते हैं, भिंडी को राइट करते हैं। लेडीज फिंगर भाई, लेडीज फिंगर ही राइट होगा, जो फल वाली एक प्रकार से सब्जी है। अब 18वें का राइट आंसर बताओ। ये तो बहुत ही शानदार सवाल, बहुत ही जबरदस्त सवाल कि राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड कहाँ पर स्थित है भाई? जल्दी से देख के राइट आंसर बताओ। जल्दी से देख के राइट आंसर टिक मारो भाई। ऑप्शन आराम से पढ़ लो और फिर राइट आंसर को टिक मारो। कोई नहीं, मैं बता देता हूँ, आपको पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ। गुड़गांव के अंदर है, गुड़गांव के अंदर है भाई राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड। कहाँ पर है? गुड़गांव के अंदर है राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड। ध्यान में रखेंगे, सभी बच्चे ध्यान में रखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। और आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर जुड़ जाना, आपको टेलीग्राम पर PDF फ्री में उपलब्ध करवा देंगे भाई। आप आराम से पढ़ना, फिर आराम से पढ़ना भाई। सुनहरी क्रांति का संबंध किससे भाई? सुनहरी क्रांति का संबंध किससे? फल उत्पादन से क्या? मछली उत्पादन से क्या? दूध उत्पादन से क्या?
या सब्जी उत्पादन से क्या? कौन सा राइट बैठ रहा है आपको पता है क्या? सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति का संबंध किससे भाई? फल उत्पादन, फ्रूट्स उत्पादन भाई, फ्रूट्स प्रोडक्शन, फल का उत्पादन से ही सुनहरी क्रांति का संबंध है भाई। मछली उत्पादन किससे हैं? पीसीकल्चर से हैं। दूध का किससे? श्वेत क्रांति से हैं। सब्जी का किससे? ओलेरिकल्चर से हैं। तो सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। क्रांति के बारे में एक सवाल आता है और क्रांति का मैं एक बार आपको 60 भी टेलीग्राम पर दे दूंगा। सभी क्रांतियां अलग अलग रहती है, उन क्रांतियों के बारे में आपको पता लग जाएगा कि कौन सी क्रांति किसके संबंधित है। इसके संबंध में आपको टेलीग्राम पर एक मैं 60 भेज दूंगा, आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा भाई। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, आपको टेलीग्राम पर अच्छे नोट्स दिए जाएंगे भाई। गाजर का मुख्य स्रोत है भाई। गाजर जो रहती है उसका मुख्य स्रोत क्या है भाई? कैरोटीन, जिंक, पोटेशियम या फास्फोरस? जल्दी से देख के बताओ। डॉक्स कैरोटा रहता है जिसका बॉटनिकल नाम गाजर। इसके अंदर कौन सा मुख्य स्रोत है भाई? मुख्य स्रोत के रूप में क्या पाया जाता है? कैरोटीन पाया जाएगा। विटामिन ए की सबसे ज़्यादा आवश्यकता की पूर्ति करता है कैरोटीन। तो ये इस फर्स्ट को ही राइट कर दो भाई। तमाम बच्चे फर्स्ट को राइट करना है, गलत कोई नहीं बताएगा। ये तो सिंपल सा सवाल था, गलत क्यों बता रहे हो भाई? गलत नहीं बताएंगे, कोई भी बच्चा गलत नहीं बताएगा। ऐसे सिंपल सवाल को गलत नहीं बताएंगे। अब 21वें सवाल, अगले सवाल की ओर आगे बढ़ जाते हैं। आपकी स्क्रीन पर बहुत ही अच्छा खासा सवाल ये भी कि केला मुख्यतः किसका स्रोत है भाई? केला जिसे बोलते हैं मूसा पेराडिसिका। इसका सवाल भी मैंने YouTube की कम्युनिटी पर डाल रखा है। आपको YouTube की कम्युनिटी से भी जुड़ना है और रेगुलर YouTube पर भी अपन कम्युनिटी अच्छे प्रकार से करवा रहे हैं। वहाँ पर भी आपको बहुत ही अच्छे खासे रिवीजन हो जाएगा। CUT, जेट, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर और LSA पशुधन सहायक वगैरह तैयारी कर रहे हैं। और भी एग्रीकल्चर संपूर्ण जो देखना चाहते हैं और भी नए प्रकार से क्वेश्चन को पढ़ना चाहते हैं तो आप कम्युनिटी से जुड़ो और वहाँ जाकर रेगुलर सवाल करो तो आपको पता लगेगा। एग्जाम तक आपके बहुत ही अच्छे खासे रेगुलर आपको 5 सवाल भी कर रहे हो तो एग्जाम तक कितने सवाल हो जाएंगे इसका मतलब आप खुद आकलन लगा सकते हो। आपको बहुत ही फायदा होने वाला है भाई, इसलिए रेगुलर दिया करें भाई। कम्युनिटी को भी आपको रेगुलर देना है और कम्युनिटी के साथ जुड़ना है। आपको रेगुलर यूट्यूब पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। तमाम बच्चे यूट्यूब से जुड़ जाना। अब 21वें का क्या राइट बताओगे क्या? तो बता देते हैं भाई, कार्बोहाइड्रेट होगा भाई। केले के अंदर मूसा पेराडिसिका के अंदर क्या होता है? सबसे ज़्यादा ऊर्जा अपने को कहाँ से मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है केले के अंदर। ये ध्यान में रखेंगे। बहुत ही अच्छा खासा सवाल था, गलत नहीं बताते, गलत नहीं बताएंगे भाई। अब 22वें का राइट आंसर बताओ। 22वां क्या कह रहा है कि पेपेन किस फल से प्राप्त होता है? किस फल से पेपेन प्राप्त होता है? क्या आम से होता है, अमरूद से, पपीता से या सेब से? किससे होता है पेपेन प्राप्त? ये तो सिंपल सा सवाल है, गलत कोई नहीं बताएंगे भाई, गलत कोई नहीं बताएगा। इसका राइट करेंगे भाई पपीता। केरी का पपाया जिसका बॉटनिकल नाम रहता है वो इसका क्या रहता है? पेपेन प्राप्त होता है। सफ़ेद मतलब दूध की तरह रहता है जिसको अपन काटते हैं एक प्रकार से ब्लेड से या किसी भी हथियार से अपन काट सकते हैं और उसकी प्रकार से अपन को एक थैली नुमा ऐसी संरचना मतलब नीचे थैली लगा देते हैं और वहाँ उस संरचना में आपको मतलब इकट्ठा रहता है दूध। उस दूध को ही कहा जाता है पेपेन, जिसे कच्चे फलों से प्राप्त होता है पपीते के अंदर से। ये ध्यान में रखेंगे। अच्छा सवाल था। अब सी को राइट कर दो और तमाम बच्चे अब अगले सवाल की ओर आगे बढ़ जाते हैं। अगले का राइट आंसर बताओ। कोई नहीं, कई बार गलत हो जाए तो कोई नहीं, आप क्लास को एंड तक देखना क्योंकि आपको अभी गलत हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्जाम में आपको गलत नहीं करना है। आपको गलत के लिए ही आपकी क्लास चल रही है, मतलब आपका गलत हो रहा है कहीं कहीं तो आपको सुधारा किया जा सके या सीखने को मिल सके, इसलिए आपको क्लास ला रहे हैं रेगुलर। तो प्रत्येक दिन जुड़ा करें। गलत होने से हताश नहीं होना है, आपको पॉजिटिव रहना है और रेगुलर जुड़ना है। तो आपको एक दिन एग्जाम तक आप बहुत ही मतलब वो कहते हैं कि बूंद बूंद में घड़ा भर जाएगा। मतलब आप आज सीखना बैठ जाओगे तो आपको एग्जाम तक अच्छे खासे से प्रश्नों को कर सकते हो। इसलिए रेगुलर जुड़ा करोगे तो आपको सीखने को बहुत कुछ मिल जाएगा भाई। रेगुलर जुड़ना इसलिए। भारत में जनसंख्या कृषि पर कितनी निर्भर है भाई? भारत की जनसंख्या के अकॉर्डिंग कृषि पर कुल जनसंख्या कितनी निर्भर है भाई? कितने परसेंट में जो कृषि पर निर्भर है भाई भारत की जनसंख्या के अकॉर्डिंग? 23वें का राइट आंसर बता रहा है। 23वें का क्या राइट होगा? 70%। 69 से 70%। ये एनसीईआरटी के अनुसार कह रहा हूं भाई, ये एनसीईआरटी में इतना परसेंट दे रखा है, मैंने इधर 70% लिखा है लेकिन 69 से 70%, ये भी मैंने 70 को ऐड कर लिया। ये रहता है भाई भारत में जनसंख्या के अकॉर्डिंग कृषि पर इतनी जनसंख्या निर्भर करती है, 69 से 70%। ये डाटा एनसीईआरटी का है भाई,
गलत डाटा नहीं है भाई। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो आपको, ये तो पर्सन भी बहुत बार आ चुका है, लगभग 70% के आसपास कि कृषि पर निर्भर है भाई भारत के अकॉर्डिंग जनसंख्या। 24वें का राइट आंसर बताओ कि संपूर्ण देश में राजस्थान का उत्पादन में सबसे बड़ा योगदान है। किसका उत्पादन सबसे ज़्यादा हो रहा है भाई? सबसे बड़ा उत्पादन किसका हो रहा है? देश के सभी उत्पादन हो रहे हैं, उसमें भी सबसे ज़्यादा उत्पादन किसका हो रहा है? क्या दूध का हो रहा है, अंडा का, ऊन का या मछली का? भारत में सबसे प्रथम स्थान है उत्पादन में, ऐसा कौन सा है भाई? दूध होगा? नहीं, दूध नहीं होगा भाई, ऊन होगा। ऊन में प्रथम स्थान है भाई। राजस्थान का पूरे देश में ऊन उत्पादन में फर्स्ट स्थान है, सबसे ज़्यादा ऊन उत्पादन करते हैं अपन। दूध में सेकंड स्थान है, वैसे यूपी का फर्स्ट रहता है, अपना राजस्थान सेकंड स्थान पर है दूध में। और अंडा उत्पादन में लगभग भारत का लगभग माने तो 12वां स्थान है। ये आपको एक बार आंकड़ा और भी देख लेना, लेकिन पुराने आंकड़ों के अकॉर्डिंग बता दूं तो 12वां स्थान था भाई अंडा उत्पादन में। और मछली उत्पादन का तो इतना आता नहीं, ये तीनों चीज़ें ध्यान में रख लेना। ऊन उत्पादन आपको प्रथम स्थान मिलेगा और दूध उत्पादन में सेकंड, फर्स्ट नंबर पे यूपी है। ठीक है, क्लियर कर देना, आंकड़े क्लियर कर देना, कोई दिक्कत नहीं। आंकड़े क्या है, बदलते रहते हैं, तो आपको समय समय पर जो सरकार द्वारा निर्देश दिए जाते हैं या निर्देश के अकॉर्डिंग जो आंकड़े बदलते हैं वो उन आंकड़ों को ध्यान में रख लेना कि भारतीय कृषि में पशुओं का कुल कितना योगदान है। भारत की कृषि रहती है, कृषि में पशुओं का कितना योगदान है। पशुओं से अकॉर्डिंग अपन खेती करवाते हैं, जैसे कि बैलों से हल जोत कर खेती करवा रहे हैं या बैलों से कोई सामान को इधर से इधर ढो रहे हैं, तो भारत में कुल पशुओं का कितना परसेंट योगदान है जो कृषि से रिलेटेड करते हैं भाई? इतना कितना परसेंट हो जाएगा, इसका कितना परसेंट होगा भाई? 25वें का राइट आंसर बताओ भाई। तो 30% लगभग अपन पशुओं को यूज में लेते हैं, इतना काम में लेते हैं भाई। पशुओं को बोझा ढोने में या खेत जोतने में या और भी किसी भी प्रकार से अपन काम में ले सकते हैं। इस प्रकार से पशुओं का इतना परसेंट योगदान है, लगभग 30%। तो डी को राइट कर देते हैं, फिर अपन आगे बढ़ जाते हैं। बहुत ही शानदार, ये भी सवाल बहुत ही ज़बरदस्त कि निम्न में से किस जानवर के मांस को पोर्क कहा जाता है भाई? जो एनिमल हस्बेंड्री के अंदर जो भाई शब्दावली रहती है, उस शब्दावली को आप अच्छे प्रकार से एक बार ध्यानपूर्वक देख लेना। उन शब्दावली से 2 या 3% जो भी एग्जाम रहता है उसके अकॉर्डिंग आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि जेट हो गया, सीयूटी हो गया, एलएसए के अकॉर्डिंग भी पूछा जाता है, क्योंकि उसमें भी एनिमल हस्बेंड्री तो जुड़ा हुआ है। और भी जैसे कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर हो गया, एओ, AAO, और भी बहुत सारे जो एग्रीकल्चर के एग्जाम रहते हैं उसमें आपका ये सवाल देखने को मिल जाएगा भाई। ये सवाल देखने को मिल जाते हैं, जो पशुओं की शब्दावली रहती है उसके अकॉर्डिंग 2 या 3 सवाल एक ही एग्जाम में मिल जाएंगे। तो उनको आपको पहले कवर करना है भाई, जो एग्जाम में बार बार आते हैं उनको पहले कवर करना है। तो पोर्क तो भाई सूअर के मांस को कहते हैं, सूअर के मांस को कहते हैं भाई। बहुत ही अच्छा सवाल था भाई, जबरदस्त सवाल था। अब 27वें का राइट आंसर बता दो। 27वें सवाल का राइट आंसर बताओ कि वीर्य सबसे संग्रहित किया जाता है भाई। वीर्य को किस प्रकार से संग्रहित करते हैं भाई? तरल नाइट्रोजन में करते हैं या जल में करते हैं, फास्फोरस में करते हैं या सोडियम में? किसके अंदर किया जाता है भाई? वीर्य को संग्रहित करना है तो अपन किसके अंदर करेंगे भाई? तरल नाइट्रोजन के अंदर करेंगे भाई। -196 डिग्री सेल्सियस में कर देंगे भाई। -196 डिग्री सेंटीग्रेड के अकॉर्डिंग इतना रहता है इसका सेंटीग्रेड, जो तरल वीर्य को नाइट्रोजन के रूप में संग्रहित कर दिया जाता है भाई। बहुत ही अच्छा सवाल था, बहुत ही जबरदस्त सवाल था। अब देखो अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कह रहा है कि पशुओं को घाव को धोने के लिए किस दवा के रूप में अपन काम में ले जाएंगे? कौन सी दवा का प्रयोग करेंगे? पशुओं के घाव को धोना है तो उसमें किसका प्रयोग करेंगे? क्या लाल दवा का, सोनादर का, अरंडी का तेल या मैगसल्फ? किसका करेंगे भाई? जल्दी से देख के बताओ, राइट आंसर को टिक मारो। गलत नहीं बताएंगे भाई, कोई भी छात्र गलत नहीं बताएगा। तो इसका फर्स्ट ही होगा भाई, लाल दवा होगी भाई। लाल दवा का प्रयोग करते हैं घाव को अपन धोने के लिए। बहुत ही अच्छा सवाल। अब इसका राइट आंसर बताओ। आपकी स्क्रीन पर बहुत ही जबरदस्त सवाल आ गया कि प्राचीन काल में लड़ाई के लिए मुर्गियों से भी लड़ाई करवाते हैं, उसको भी मनोरंजन के रूप में मानते हैं। ऐसी कौन सी नस्ल थी जो प्राचीन काल में, अब तो इतना नहीं होता, लेकिन प्राचीन काल में जब मुर्गियां रहती थी घर में सबसे ज़्यादा, तो उसके अकॉर्डिंग उनको भले लड़ाई करवाते थे और मनोरंजन के रूप में अपन काम में लेते थे। तो ऐसी कौन सी नस्ल है जो लड़ाई के लिए काम में आ जाती थी, मनोरंजन के लिए काम में आती थी? कौन सी नस्ल होगी भाई? क्या वाइट लेग हॉर्न होगी,
रोड आइलैंड रेड होगी, असील होगी या कड़कनाथ? तो असील यही मुर्गी थी जो सबसे ज़्यादा लड़ाकू या मनोरंजन के रूप में पालने वाली मुर्गी है भाई प्राचीन काल में। अच्छा सवाल, बहुत ही ज़बरदस्त सवाल। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, बहुत ही अच्छा खासा सवाल कि राजस्थान में मेरिनो, राजस्थान की मेरिनो किस भेड़ को कहते हैं भाई? राजस्थान की मेरिनो किस भेड़ को कहते हैं? चोकला, मारवाड़ी, अभिवस्त्र या अभिकालीन? जल्दी से देख के बताओ, राइट आंसर को टिक मारो। तमाम बच्चे गलत कोई नहीं बताएंगे, ये तो सिंपल सा सवाल है भाई, सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। तो चोकला भेड़ को कहते हैं, जिसे सापर भी कहते हैं। राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र में सूरज सीकर झुंझुनू जिलों में पाई जाने वाली शेखावटी क्षेत्र में जो चोकला भेड़ पाई जाती है, इसे राजस्थान की मेरिनो कहा जाता है। वैसे मेरिनो जो मुख्य जो भेड़ है वो स्पेन की है, उसके अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा ऊन की मात्रा होती है, इसलिए अपने राजस्थान में भी ये चोकला भेड़ जिसके वस्त्र बनाए जाते हैं और चौकी भेड़ के नाम से चोकला को कहा जाता है, इससे भी वस्त्र प्राप्त होते हैं, इसलिए इसको ध्यान में रखना भाई। तो इसका फर्स्ट को राइट कर देते हैं। बहुत ही शानदार अच्छा सवाल। आज की क्लास अपन यहीं समाप्त करेंगे क्योंकि ये भाई लास्ट सवाल था। अब आपको थोड़ी बहुत जानकारी दे देता हूँ भाई। 1 अप्रैल से कितनी? 1 अप्रैल, 1 अप्रैल से अपन क्या कर रहे हैं? 1 अप्रैल से आपको जेट एग्जाम, CUT एग्जाम हो गया, जेट CUT दोनों एग्जाम, और भी LSA एग्जाम, कृषि प्रवेशिका एग्जाम, और जेट और सुपरवाइजर के आ रहे हैं, जेट और CUT के लिए, और CUT दोनों के लिए तो एक अलग से सीरीज चला रहे हैं भाई। जैसे कि अपन एक एग्रीकल्चर, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री के लिए, और जो LSA एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी 50 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, और भी जो सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए पशुपालन, और LSA के लिए पशुपालन की एक अलग से क्लास मिलेगी। तो तमाम क्लासों के अकॉर्डिंग आपको जुड़ना है और अच्छे प्रकार से पढ़ाई करनी है। तो आज के लिए इतना ही। सभी साथियों को थैंक यू। क्लास में जुड़ने वाले तमाम साथियों का स्वागत, और बहुत ही शानदार। और भी अगली क्लास जब भी आएगी उसमें आपको नोटिफिकेशन ऑन कर देना है और अगली क्लास में जुड़ जाना है। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म कर लेते हैं भाई। ठीक है, ओके जी।